हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते रहा। साथियों, मुझे आशा और उम्मीद है आपकी पढ़ाई शानदार और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आप लगातार मेहनत कर रहे होंगे अपने सपनों को साकार करने के लिए। साथियों, जो क्लास है हमारी आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के शानदार जीके जीएस का प्रैक्टिस टेस्ट आपके सामने है। शानदार तरीके से डेली सुबह हमारी 8 बजे क्लास आपके सामने आ जाती है और आप लोग जिस तरीके से हमारी क्लास को प्यार दे रहे हैं उसके लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से आभार और धन्यवाद। साथियों, लगातार शानदार ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करते रहिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। साथियों, आज की इस शानदार वीडियो में पहला प्रश्न आपको स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, भारत के पहले उच्च न्यायालय की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। जी हाँ साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार एग्जाम में इस तरह से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। साथियों, प्रश्न क्या है, भारत की पहले उच्च न्यायालय की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। आपके ऑप्शन है मुंबई 1962, कलकत्ता 1962, मद्रास 1962 या इलाहाबाद 1966। तो साथियों, भारत के पहले उच्च न्यायालय की स्थापना 1962 में हुई थी। कलकत्ता 1962 में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय। ध्यान देना है, तीनों एक ही सन में हुए थे, पहले कलकत्ता फिर मुंबई फिर मद्रास। ध्यान रहेगा क्या, 1962 में, इसलिए मैंने ऑप्शन भी इस तरह से सेटअप कर दिए। और अगले 1966 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको जानकारी ध्यान रख लेनी। हमारा प्रश्न क्या था, भारत के पहले उच्च न्यायालय, तो कलकत्ता 1962 हो जाएगा। 1962 में 3 उच्च न्यायालय खोले गए थे। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या, बढ़िया तरीके से शानदार तरीके से हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हम टिक कर देंगे। ठीक है, ध्यान रहेगा ऑप्शन के हिसाब से बाकी 1962 में 3 उच्च न्यायालय खुले थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न है, भारतीय उच्च न्यायालय के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। जी हाँ साथियों, भारतीय उच्च न्यायालय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। उच्च न्यायालय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है 225, ऑप्शन बी है 226, ऑप्शन सी है 227, ऑप्शन डी है 228। तो भारतीय उच्च न्यायालय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो उच्च न्यायालय जो आता है संविधान के 226, आर्टिकल 226 के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वहीं यदि अपन से कोई पूछता सर्वोच्च न्यायालय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो इसको भी नोट कर लेना है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान के आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल यानी 32वां जो अनुच्छेद है बस उसमें सर्वोच्च न्यायालय का जिक्र किया गया है। उच्च न्यायालय का जिक्र आर्टिकल 226 में किया गया है। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न है साथियों, अगले प्रश्न को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त प्रश्न हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, प्रश्न है हमारा, वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधायकों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है। जी हाँ साथियों, वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयकों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है। किस प्रकार के विधेयक को स्वीकृति के लिए बाध्य कर सकता है। क्या वह वित्तीय विधेयक हो सकते हैं या साधारण विधेयक या उपयुक्त दोनों या उनमें से कोई नहीं। तो आपातकाल के दौरान, वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति वित्तीय विधेयक के लिए क्या प्रस्तुत किए जाने वाले वित्तीय विधेयक को बाध्य कर सकता है। ठीक है, विधेयकों की स्वीकृति के लिए वित्तीय विधेयक को बाध्य कर सकता है। तो ऑप्शन ही हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, वो भी वित्तीय आपात के दौरान। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार हुई है। साथियों, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई। ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है कभी नहीं। तो साथियों, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक अभी तक कितनी बार हुई है। तो ध्यान देना है, एक भी बार नहीं लगा है वित्तीय आपातकाल। ध्यान देना है, भारत में एक भी बार नहीं लगा है। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न है, राज्य में आपातकाल के शासन। जी हाँ, प्रश्न को समझ लीजिए। प्रश्न है, राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है। जी हाँ साथियों, आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है। राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश। तो साथियों, राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है। तो राष्ट्रपति के हाथ में रहता है। किसके हाथ में रहता है, राष्ट्रपति के हाथ में रहता है। तो ऑप्शन ही हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रहेगा क्या, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है साथियों, संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा। जी हाँ, प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न क्या है, संसद द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है। संसद द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है। 14 दिन, 1 माह, 3 माह या 6 माह। तो संसद द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के दौरान होना आवश्यक है। तो 1 माह की अवधि के दौरान क्या है, अंतराल के
अंतर्गत होना आवश्यक है। संसद द्वारा आपातकालिक घोषणा 1 माह के अंतराल में होना आवश्यक है। तो ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या अगला प्रश्न क्या है? दबाव समूह राजनीतिक दलों से किस अर्थ में भिन्न होता है? जी हाँ साथियों, दबाव समूह राजनीतिक दलों से किस अर्थ में भिन्न होता है? ऑप्शन ए है वे संख्या में अधिक होते हैं, या वे सुसंगठित होते हैं, या सी वे सत्ता प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करते, या डी वे जनता से कटे रहते हैं। तो साथियों, दबाव समूह राजनीतिक दलों से किस अर्थ में भिन्न होते हैं? क्योंकि वे सत्ता प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करते हैं, ये होते हैं दबाव समूह राजनीतिक दलों से भिन्न होते हैं। क्यों भिन्न होते हैं? क्योंकि वे सत्ता प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करते, इसलिए वो भिन्न होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न चलिए देखते हैं, दबाव समूह का कार्य क्या होता है? जी हाँ साथियों, कल हमने दबाव समूह से संबंधित एक प्रश्न भी किया था, आज बाकी उनके प्रश्न किए ले रहे हैं, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से ऐसे प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। हमारा प्रश्न क्या है? दबाव समूह का कार्य है। जी हाँ साथियों, दबाव समूह का क्या कार्य है? ऑप्शन ए है सरकार बनाना, ऑप्शन बी है चुनाव लड़ाना, ऑप्शन सी है दूसरों के हित को प्रोत्साहित करना, या ऑप्शन डी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना। तो साथियों, तो दबाव समूह का कार्य होता है अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना। तो ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये होता है दबाव समूह का कार्य। ठीक है, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव बनाना, ये दबाव समूह का कार्य होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? दबाव समूह का उल्लेख समानता होता है। जी हाँ साथियों, दबाव समूह का जो उल्लेख होता है वो समानता होता है। दबाव समूह का उल्लेख समानता होता है। विशेष हित समूह के रूप में, या जाति समूह के रूप में, या अनौपचारिक समूह के रूप में, या नृजातीय समूह के रूप में। तो दबाव समूह का उल्लेख सामान्यतः होता है किस रूप में होता है? विशेष हित के समूह के रूप में होता है। तो ऑप्शन ही हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दबाव समूह का उल्लेख सामान्यतः विशेष हित समूह के रूप में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है डी मैकिन। जी हाँ, डी मैकिन ने दबाव समूह को परिभाषित किया है। डी मैकिन जो थे वो दबाव समूह को परिभाषित किया, किस नाम से परिभाषित किया है? गुमनाम साम्राज्य के रूप में, या स्वतंत्रता के पुण्य रूप में, या हितवक्ता के रूप में, या आदर्श सरकार के रूप में। तो डी मैकिन ने दबाव समूह को परिभाषित किया है गुमनाम साम्राज्य के रूप में। किस रूप में? गुमनाम साम्राज्य के रूप में। तो ऑप्शन ही हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न चलिए देखते हैं, भारतीय राजनीति में साम्यवादी विचारधारा। जी हाँ, प्रश्न है हमारा प्रश्न समझिएगा। भारतीय राजनीति में, जी हाँ, भारतीय राजनीति में साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित युवा तुर्क का अस्तित्व किस वर्ष के बाद हुआ? जी हाँ, भारतीय राजनीति में साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित युवा तुर्क का अस्तित्व किस वर्ष के बाद हुआ? ऑप्शन ए है 1969, ऑप्शन बी है 1971, ऑप्शन सी है 1975, ऑप्शन डी है 1985। तो क्या ध्यान देना है? भारतीय राजनीति में साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित युवा तुर्क का अस्तित्व किस वर्ष के बाद हुआ? तो 1969 के बाद हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। क्या अगला प्रश्न क्या है? इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं, तो ये प्रश्न ध्यान दे लेना है। ये वाला प्रश्न इसमें ऑप्शन ही, उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, इसका आंसर आपको 100% कमेंट बॉक्स में देना है। आप आंसर जरूर किया करिए, इससे आपकी तैयारी और बेहतर होती है। ठीक है, ध्यान देना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है। हमारा प्रश्न अगला क्या है? अगला प्रश्न है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए। अगला प्रश्न थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, जिससे आपको क्लियरली जानकारी समझ में आए। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? जी हाँ साथियों, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? 1929, 1925, 1934 या 1936 ईस्वी में। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? ध्यान देना है, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। तो ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, ये थे आज के शानदार जबरदस्त महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारी जो क्लास होती है छोटी सी बढ़िया शानदार जबरदस्त क्लास होती है, जिससे आप लोग डेली शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं, आपको बर्डन भी नहीं पड़े और आपकी तैयारी भी शानदार जबरदस्त तरीके से होती रहे। तो साथियों, यदि आज की हमारी क्लास आप लोगों को अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से आभार और धन्यवाद। जय जय श्री राम।